हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बीसीसीएल जूनियर वुमेन का जो है वैकेंसी आई थी। ठीक है, मतलब कैटेगरी यानी कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि ये तो ठीक है, चलो ठीक है, इनके लिए था। अभी जो है प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना अपने को। सिलेबस आप सभी के पास है, बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन का सिलेबस सबके पास है। नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। वहाँ पे जाके आप फाइल्स में जाओगे, आप सर्च करोगे बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन सिलेबस, तो आ जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर सिलेबस आप देख लो। तो आज जो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 है ये, ठीक है, सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू होगा। अच्छा, इसमें क्या है, करना क्या है अपने को। तो जैसे कि कोई भी टॉपिक होगा, कि जैसे आज का टॉपिक जो है वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन से हम जो है एमसीक्यू करेंगे सॉल्व। ठीक है, आप ये देखना कि आपको कितना आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हो। आउट ऑफ 20 जो है 20 देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन में से आप बताना लास्ट में मेरे को कितना स्कोर करा आपने। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम वेंटिलेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सीएमआर का पोर्शन में जो है वेंटिलेशन किस रेगुलेशन से और किस चैप्टर में आएगा, कितने रेगुलेशन से आपका वेंटिलेशन है, पहले ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक डिटेल। तो चैप्टर की अगर हम बात करें सीएमआर 2017 में, तो चैप्टर जो है चैप्टर 12 में जो है आपका वेंटिलेशन टॉपिक मिलेगा आपको। ठीक है, वेंटिलेशन के बारे में पूरा दिया है, ये तो ठीक है। अब हम बात करें रेगुलेशन के, तो रेगुलेशन 153 से लेके 173 तक आपका पूरा वेंटिलेशन कवर होता है। ठीक, इसी के बीच में सारा रेगुलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो आएगा यहीं से पूछेगा। ओके, तो ये आप वीडियो देखने के बाद जाके आप पूरा वेंटिलेशन चैप्टर को चाट जाना और देख लेना कहाँ कहाँ से रेगुलेशन क्या क्या चीज़ें दी गई है। लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो अभी बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा लाजवाब क्वेश्चन है कि कहीं भी, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, माइनस दार ओवरमैन, ठीक है, एमटी, इवन एमटी में भी पूछ सकता है ये आपसे। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भाई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको दिया हुआ हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, काटा थर्मोमीटर या फिर मीथनोमीटर। ठीक है, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो अभी इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा सबका बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो जो हाइग्रोमीटर होता है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद काटा थर्मोमीटर लिखा है। काटा थर्मोमीटर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे हम क्या मेजर करते हैं, काटा थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रहे हैं, टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेजर, ह्यूमिडिटी इसको भी मेजर करते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपका है तो मेथनोमीटर, तो बहुत इजी है, इससे हम, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं क्या, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस एयर में, माइनस में जो एयर होता है उसमें मीथेन गैस की प्रेजेंस को मेजर करते हैं मीथेनोमीटर से। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, बैरोमीटर। ठीक, क्या बचा, बैरोमीटर। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या इससे कुछ और फैक्ट्स भी हम जान सकते हैं, तो देखो बिल्कुल जान सकते हैं। तो ये जो आपका बैरोमीटर है, तो इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग में इसको रखना है। अच्छा, ये करता कैसे काम, देखो जो आपका अर्थ है, राइट, ये अर्थ है, तो इसके किनारे किनारे क्या है, एटमोसफियर है। एटमोसफियर कैसे बनता है, जो लेयर होता है एयर का, वो पूरा ऐसे कवर होता है अर्थ के किनारे किनारे। ठीक है, तो ये होता है आपका एटमोसफियर, इसी को हम एटमोसफियर बोलते हैं। अब ये जो एयर के लेयर्स बने हुए हैं, तो ये जो एयर है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, राइट। अब ये जो वेट है, इससे कोई भी चीज़ टकराती है या जिस चीज़ को ये छूती है उसको क्या करता है, वापस पुल बैक करता है अर्थ की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी जो है उसकी वजह से ये वापस अर्थ की तरफ उसको खींच लेती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइटोट ट्यूब। पाइटोट ट्यूब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। माइनिंग ठेकेदार ले लो या चाहे स्टेट पीसीएस माइनिंग इंस्पेक्टर की बात कर लो, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोलता है पाइटोट ट्यूब का यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, टू मेजर स्टैटिक प्रेशर, टू मेजर साउंड वेव, टू मेजर एयर वेलोसिटी या फिर टू मेजर एयर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो भाई हम इसे साउंड वेव तो नापेंगे नहीं, एयर वेलोसिटी भी नहीं नापेंगे, ना एयर टेम्परेचर नापेंगे, तो हम क्या नापेंगे,
तो हम स्टैटिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है, पाइटोट ट्यूब से। तो इसको आप जाओगे देखोगे तो बढ़िया इसमें लिखा हुआ है कि पाइटोट ट्यूब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, फ्लूइड का जो वेलोसिटी होता है ना, उसका स्पीड, ठीक है, उसका जो फ्लो है, जो स्पीड है उसका, ठीक है, फ्लूइड का, उसको हम मेज़र करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसको ज़्यादातर आप एनीमोमीटर में देखोगे पाइटोट ट्यूब को यूज़ किया जाता है, ताकि जो एयर स्पीड है विंड टनल का, या फिर एयरक्राफ्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, फ्लाइट में, तो वहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज़ करते हैं पाइटोट ट्यूब का, ठीक है। एयर स्पीड जो होती है विंड टनल्स में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइटोट ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लिक्विड का फ्लो होता है बेसिकली उसको मेजर करते हैं, इतना समझो बस। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बढ़िया है क्योंकि वेंटिलेशन से ही, ऑब्वियसली कौन से रेगुलेशन से ही आपको तो बताना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि देखो जो वेंटिलेटर होता है, ठीक है, वेंटिलेटर मान लीजिए बंद होने की स्थिति में है, तो उस केस में खदान जैसे मान लीजिए है, या उसका कोई भी पार्ट है, और वहाँ पे व्यक्ति जो है, मतलब जो भी पर्सन वहाँ पे वापस आ रहा है, उसके संबंध में कोई भी जो कार्रवाई के लिए जो ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वेंटिलेशन ऑफिसर, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आर छूट गया है, मैनेजर हो गई है, ठीक है, किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जब स्टॉपेज की बात हो रही है तो इसका मतलब कि ये किस रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये रेगुलेशन नंबर 157 में दिया हुआ है। 157 में आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, तो सिंपल सा बोल रहा है कि देखो जो मैनेजर होता है ना किसी भी माइन का, ऑक्सीजन फैन को छोड़ के मैकेनिकल वेंटिलेटर का अगर इंस्टॉल करना है, अगर उसको इंस्टॉल करना है तो इसको विद इन 30 डेज, ठीक है, इंस्टॉलेशन के 30 दिन के भीतर जो है रीजनल इंस्पेक्टर को उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा। और स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं ना, जिसमें ये एक्शन बताया जाता है कि हाँ भाई ये इंसान जो है यहाँ से विड्रॉ कर रहा है इस माइन से या इसके पार्ट से, ठीक है, जब वेंटिलेटर स्टॉप बंद होने लगता है तब, तो इसकी जानकारी जो है किसको दिया जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भैया मैनेजर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर या कोई भी ऑक्सीलरी फैन, अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है किसी माइन में इंस्टॉल करवाना है 30 दिन के भीतर, तो ये इन्फॉर्मेशन रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी और प्रिपेयर किया जाएगा मैनेजर के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन शैल बी एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन डैश डेज। तो यहाँ पे बोलता है जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है या फिर बूस्टर फैन ले लो, ठीक है, इसको एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, तो और अच्छी बात है। और बोलता है कि वंस एटलीस्ट इन हाउ मेनी डेज, मतलब एक बार तो करेंगे ही करेंगे, कितने दिन के भीतर, मतलब 14 डेज में एक बार, या फिर 7 डेज में एक बार, या फिर 15 डेज या 60 डेज में। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 डेज, ठीक है, एक बार 14 दिन में एक बार तो ये एग्जामिन करना ही पड़ेगा कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा। कहाँ मिलेगा ये आपको, रेगुलेशन नंबर 156 के, सॉरी 156 है, 156 के 8 में, 156 रेगुलेशन नंबर ओपन करोगे, आपको सब रेगुलेशन 8 में जाओगे, आपको समझ में आएगा किसी भी माइन में जहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज में है, ठीक है, तो जो क्वांटिटी है एयर का वो वंस एटलीस्ट एवरी 14 डेज शुड बी मेजर्ड, उसको मेजर्ड किया जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी डेज बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 155 के 155 के सब रेगुलेशन 1 के बी में आप चेक करोगे, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है वहाँ पे, जाके देखेंगे आप, समझ में आएगा। 7 days prior notice of every such installation under clause A together with particulars of the survey of forces shall be sent to रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा, ठीक है, कितने दिन के भीतर, 7 डेज, याद रखिएगा इसको। तो बूस्टर फैन को अगर इंस्टॉल करना है तो पहले तो 7 दिन के पहले नोटिस भेजा जाएगा, किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा कि भैया हमें इंस्टॉल करना है बूस्टर फैन, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट शैल बी, बोलता है जो मिनिमम डिस्टेंस होगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर से लेके जो शाफ्ट का ओपनिंग है, ठीक है, उसके बीच बोल रहा है कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, 13 मीटर, 10 मीटर, 13.5 मीटर या फिर 18 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 154 आपको ओपन करना है, ठीक है। 154 में सब रेगुलेशन 1 आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा भैया कि तो वहाँ पे जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, ठीक है, किसी भी माइन में उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोड्यूस कर सके माइंस में, ठीक है, या उसके किसी भी पार्ट में।
और किस डिस्टेंस पे उसको इंस्टॉल किया जाए, उसको इंस्टॉल करा जाए सरफेस पे जो कि 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन एट एनी पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बोला है यहाँ पे, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 देखो। According to DGM's circular notice has to be sent to regional inspector immediately when percentage of inflammable gas exceed what percent। तो यहाँ बोल रहा है डीजीएमएस का देखो क्वेश्चन आ गया है पहली बात तो। ठीक है, जितने भी डीजीएमएस का क्वेश्चन है ना उसको आप एक बार जो है रिवीजन करके जाइए एग्जाम में। डीजीएमएस से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, सर्कुलर से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो उसको आपको देख के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से नोटिस जो है रीजनल इंस्पेक्टर को इमीडिएटली भेजा जाएगा अगर इन्फ्लेमेबल गैस की परसेंटेज कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, 0.5 या फिर 0.75 या 1.25 या फिर 5.4। राइट आंसर हो जाएगा 0.75 से ज़्यादा अगर एक्सीड हो जाती है इन्फ्लेमेबल गैस की परसेंटेज तो इमीडिएटली नोटिस भेजा जाएगा नोटिस भेजा जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, समझ में है? अच्छा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको, सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर 5996 में आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि नोटिस जो है उसको भेजा जाएगा इसको रीजनल इंस्पेक्टर को अगर जो इन्फ्लेमेबल गैस की परसेंटेज है एनी रिटर्न एयरवेज अगर वो एक्सीड हो जाता है 0.75 से तो भाई फटाफट ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट अ प्लेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री सेल्सियस arrangement shall be made to ventilate that place with current of air moving at a speed not less than। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी आपको वेट बल्ब टेम्परेचर क्वेश्चन आया तो आपको दिमाग में फटाक से जो रेगुलेशन नंबर 153 आना चाहिए दिमाग में। वेंटिलेशन का स्टार्टिंग का ही है, जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं वेंटिलेशन का उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 153 के आप किस में देखोगे, सब रेगुलेशन 2 क्लॉज डी देखो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है द वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वे द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि तो हमको वेंटिलेट करने के लिए जो एयर का करंट है वो कितने स्पीड से वहाँ पे कितने की स्पीड से कम नहीं होना चाहिए अगर वेंटिलेशन करवाना है वहाँ पे तो। ठीक है, वेंटिलेट करवाना है उस प्लेस को, तो जो एयर मूव कर रहा है उसका जो करंट का स्पीड है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 12 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर वहाँ पर दिया हुआ है कि भाई इस केस में क्या होगा, जो अरेंजमेंट किया जाएगा टू वेंटिलेट द सेम विद करंट ऑफ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया से वहाँ लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जाके, मैं बोल रही हूँ वेंटिलेशन जाके पढ़ोगे आप लाइन बाय लाइन तो आपको सारे ही क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखो। माइन ईयर शैल नॉट कंटेन मोर देन डैश CO2, डैश परसेंटेज ऑफ CO2। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ये आपको वही सेम आपका जो रेगुलेशन नंबर 153 वहीं पे दिया हुआ है। बोलता है माइन एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1.25%, 0.75, 0.5, 0.05%। तो ये भी आपका रेगुलेशन नंबर 153 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में। सब रेगुलेशन आप देखोगे, ठीक है, सब रेगुलेशन 2 के बी में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि किसी भी माइंस में जहाँ पर्सन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका एयर है नॉट कंटेन लेस देन 19%, वहाँ पे 19% से कम यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.5%, देखो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमें समझ में आता है कि भाई ठीक है, एक से एक साथ दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो। मेजर सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर क्या होगा, लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। तो जो मेजर सोर्स है हीट का अंडरग्राउंड कोल माइंस में, फ्रॉम लाइट, फ्रॉम मैन, फ्रॉम ड्यू टू ऑक्सीडेशन या फिर फ्रॉम मशीनरी। ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जो है ना मेजर सोर्स हो जाएगा आपका हीट का अंडरग्राउंड कोल माइंस में। ठीक है, सिंपल सा याद कर लो, एग्जाम में आएगा तो लगा देना। बड़े क्वेश्चन नंबर 11 पे, बूस्टर फैन मीन्स अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर। अभी बोलता है बूस्टर फैन का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसको हम बिलो ग्राउंड में यूज करते हैं फॉर व्हाट। तो ये तो बूस्टर फैन तो स्टार्टिंग में आपको प्रीलिमिनरी में ही दिया हुआ है कि बूस्टर फैन का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है ना। तो आप तो वो तो वहां से भी देख सकते हो आप। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको, आप जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 2 में आप जाओगे, रेगुलेशन नंबर 2 के सब रेगुलेशन 1 के आई में आपको बूस्टर फैन का मतलब दिया हुआ है कि बूस्टर फैन मतलब मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड
below ground for boosting the whole current of air passing along the intake or return airway of mine or ventilation district. ठीक है, तो boosting whole current of air passing along intake or return airway of mine or ventilation district. तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है. ठीक है, सारा ही CMR का CMR बेस्ड है. CMR मतलब पूरा जीवनी है, पूरा समझ लो माइंस का. तो पूरा बढ़िया से आप अगर पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर ले जाओगे, चाहे वेंटिलेशन दे दो, अंडरग्राउंड दे दो, कुछ दे दो, सब कर लोगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका. चलो 12 देखो, वाई मोर देन वन ऑक्सिलरी फैन इज नॉट यूज्ड इन वन वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट. बोलता है क्यों हम एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी फैन को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में. ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इट रिसर्कुलेट्स एयर कंटेनिंग डस्ट एंड नॉक्सियस गैस, डिपॉजिट ऑफ डस्ट ऑन द फैन मूविंग, ये पार्ट्स होगा. चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्किंग, इट अफेक्ट द एयर क्वालिटी बीइंग सर्कुलेटेड. तो सिंपल से आंसर आपका हो जाएगा, क्यों हम एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी फैन को यूज़ नहीं करते हैं एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में. तो यहाँ पे इट रीसर्कुलेट्स एयर कंटेनिंग डस्ट एंड नॉक्सियस गैस. तो यहाँ पे रीसर्कुलेट कर सकता है. अगर हम एक ऑक्सीजन फैन लगाते हैं, अभी हम साथ में दूसरा भी लगा देते हैं, तो जब एक पास हो रहा है तो उसको वापस क्या करेगा, वो सर रीसर्कुलेट कर देगा. जो भी उसमें डस्ट होगा, नॉक्सियस गैस होगी, है ना, उसको क्या कर सकता है, रीसर्कुलेट कर सकता है. तो और भी ज़्यादा ये डेंजरस हो जाएगा. इसलिए इसको हम नहीं यूज़ करते, एक ऑक्सीजन फैन से ज़्यादा नहीं लगाते हैं किसी भी एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, समझ में आया, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा. क्वेश्चन 13 देखेंगे, मीथेन ड्रेनेज वाज फर्स्ट ट्राइड इन विच कोलेरी. तो यहाँ बोलते हैं मीथेन ड्रेनेज जो है पहली बार किस कोलेरी में ट्राइड किया गया था, मतलब यूज़ किया गया था, ट्राई किया था. यहाँ पे रूट्स कोलफील्ड ऑफ जर्मनी, अम्बला बेड कोलेरी ऑफ इंडिया, सेंटा लूसिया माइन ऑफ स्पेन, लोरेन कोलफील्ड ऑफ फ्रांस. तो रूट कोलफील्ड है जर्मनी का, सबको पता है भाई. तो ये यहाँ पे सबसे पहले मीथेन ड्रेनेज जो है इसको यूज़ किया गया था. ठीक है, यहाँ पर अगर रूट कोलफील्ड्स की बात करें तो ये जर्मनी में ही, तो समझ में आ गया हमको. ये जो एरिया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल और आयरन ओर के डिपोजिट्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन 14 देखो, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज डन विथ वेलोमीटर. तो वेलोमीटर से हम जो है किस टाइप का मेजरमेंट करते हैं, आप क्वेश्चन में पूछ रहा है. प्रेशर ड्रॉप बिटवीन एनी पॉइंट इन टेक, एयर मीन्स एयर वेलोसिटी, माइन एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर टेम्परेचर. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एयर वेलोसिटी. ठीक है, तो हम जो वेलोमीटर होता है उससे हम क्या मेजर करते हैं, एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, एयर वेलोसिटी. ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे. अगर इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल गलत मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, एवरी रेस्क्यू टीम इंगेज इन वर्क विद ब्रीथिंग अपैरेटस इन माइन शैल बी डन अंडर होम. ठीक है, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. तो हम बोलते हैं कि जो भी रेस्क्यू टीम होगी जो काम में एंगेज होगी ब्रीथिंग अपैरेटस के साथ माइंस में, तो वो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, मतलब किसके अंडर में होगा वो, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या फिर लीडर ऑफ रेस्क्यू टीम. तो ये जो है किसके अंडर में होगा, तो जो लीडर है रेस्क्यू टीम का उसके अंडर में ये होता है. ये मिले कहाँ पे, ये बेसिकली रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन 1985. ठीक है, जाके चेक करोगे आप, रेस्क्यू रूल मैंने पढ़ाया है. रेस्क्यू रूल नंबर आपको 28 में मिल जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे, आपको समझ में आएगा जो लीडर होता है रेस्क्यू टीम का उसके अंडर में ये सब चीज़ें होंगी, ब्रीदिंग अपैरेटस की अगर बात हो रही है तो. ठीक, क्वेश्चन 16 है, मिनिमम डे ऑफ अटेंडेंस शैल बी पुट बाय पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इज. तो इसको मैंने आपको बताया था बहुत बढ़िया तरीके से, अगर आपको याद हो तो. मिनिमम डे ऑफ अटेंडेंस बोल रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा जो बिलो ग्राउंड में काम करता है, तो कितना होना चाहिए, 120 दिन, 150, 190 या 240. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 190 दिन होता है बिलो ग्राउंड में. बिलो ग्राउंड में याद रखिए, बिलो ग्राउंड को मैंने बताया था 190 डेज होता है. और सरफेस पे यानी ओपन कास्ट में जो मैंने बताया था वो कितना दिन होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे. आपको मैंने इतनी बार बताया है, अब आपका काम क्या है कि इसको ओपन कास्ट में बताओ. बिलो ग्राउंड को मैंने बताया 190 डेज होता है, ओपन कास्ट में कितना दिन जो अटेंडेंस होता है, मिनिमम डेज ऑफ अटेंडेंस कितना होता है, ये आप बताएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17. वन ऑफ द बिगेस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन इन इंडियन हिस्ट्री अकर्ड एट वेयर. तो यहाँ पे बोलता है कि एक बिगेस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था इंडियन की हिस्ट्री में, कहाँ हुआ था, यहाँ पे बता रहा है. देखो धोरी कोलेरी इन जुलाई 1965 जिसमें 265 डेथ हो गई थी. जुडिके 7 LEP 2011 में 17 डेथ हुई थी. 2001 में 17 डेथ हुई थी. रानीगंज कोलफील्ड इन मई 1965 जिसमें 265 डेथ हुई. और राजमहल में 2016 में हुआ था, 23 डेथ हुई थी. ठीक है, तो ये जो बिगेस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था इंडियन हिस्ट्री में वो राजमहल में हुआ था. ठीक है, 2016 की बात है और 23 यहाँ पे डेथ देखने को मिले थे. ठीक है, राजमहल कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, इसको थोड़ा सा याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम रीडिंग ऑफ वाटर गॉज ऑफ फैन ड्रिफ्ट एंड द स्पीड ऑफ इंडिकेटर ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर शुड बी रिकॉर्डेड. यह बोलता है कि कितने इंटरवल पे, ठीक है, जो वाटर गॉज का जो रीडिंग है फैन ड्रिफ्ट का, है ना, एंड द स्पीड इंडिकेटर ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर शुड बी रिकॉर्डेड. और जो स्पीड इंडिकेटर है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कितने घंटे पे, कितने मिनट पे, कितने
वीक में या मंथ में, कब करेंगे, एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। तो इसका रहने से क्या हो जाएगा, एवरी आवर, हर घंटे में जो है आपको उसको चेक रीडिंग लेना है, ठीक है, कि जो वाटर गॉज है फैन ड्रिफ्ट का और जो स्पीड इंडिकेटर है मैकेनिकल वेंटिलेटर का, उसको रिकॉर्ड करना है, देखना है कि क्या इसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सीडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शैल बी कट ऑफ। यह बोलता है कि वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, तो कितना इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज अगर एक्सीड हो जाता है तो हम वो जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई कर रहे थे उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, मतलब काट देंगे। 0.75, 1.25, 0.5 है ये, 0.8 कितना, तो 1.25% अगर इनफ्लेमेबल गैस का ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 1.25 से ज़्यादा हो जाता है वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे थे उसको हम उसको काट देंगे, ठीक है, उसको सप्लाई कट कर देंगे। ओके, रिमेंबर, याद रखिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ एमएमवी फैन। एमएमवी फैन इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है ये एमएमवी फैन, फैन तो दिया ही हुआ है, बट व्हाट अबाउट दिस एमएमवी, माइल्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर, अच्छा मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर मैक्सिमम मैकेनिकल वेंटिलेटिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। तो कैसे आप पहचानोगे, तो पहली बात तो ये देख लो कि यहाँ पे माइन तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेशन दिया, वेंटिलेशन नहीं होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम होता ही नहीं है, तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है फटाफट 20 तो क्वेश्चन देखे हैं, और आई होप कि आपको सब अच्छे लगे होंगे। इस तरीके से हम दूसरे दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जल्दी कवर करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो कि ये टॉपिक पे बनाइए, तो उस पर फिर लेके आएंगे, ठीक है, वीडियो। बाकी आप सभी के लिए जो है क्वेश्चन है मेरी तरफ से है, देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस एंड चार्जिंग ऑफ स्टेमिंग ऑफ होल शैल बी कैरिड आउट बाय और अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ होम इन एन अंडरग्राउंड कोर माइन। तो यहाँ बोलता है कि जब हम होल को चार्ज करते हैं, ठीक है, स्टेमिंग करते हैं होल का, तो ये सब जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ये किसके पर्सनल सुपरविजन से होता है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में। रूफ स्टिचिंग ऑफिसर, सॉफ्ट फायर, वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर मैगजीन इंचार्ज। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे, फटाफट जल्दी से कमेंट करो, और मुझे ये भी बताओ कितना स्कोर करा आपने आउट ऑफ 20, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हो रहा है, इसको आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फर्दर अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पेड टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको जो है 4 डेज, मतलब वीक में 4 डेज जो है आपको टेस्ट कराया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा आपका, और इसका जो है प्राइस जो है 150 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है। हर महीने जो है 150 रुपये आपका लगेगा, और आपको पूरे मंथ क्विज या टेस्ट कराया जाएगा आपका, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई कोर्स परचेस करनी है, या बीसीसीएल का अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप जाके टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट मोमेंट पे आप मॉक टेस्ट सीरीज दो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो, तो आप वहाँ पे जाकर उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार रहिएगा, और मैं आपको जो है टॉपिक बता दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे क्या रहेगा, और फिर उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट क्लास।